हेलो दोस्तों, बीएड इन शॉर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। एजुकेशन की सीरीज में आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। अभी तक हमने वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा पढ़ लिया है। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश कालीन शिक्षा या ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। देखिए, ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है, जिसे मैंने कम शब्दों में और शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। सो प्लीज गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहें एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विकास। देखिए, यहाँ पर चूंकि ब्रिटिश शिक्षा इसको कहा गया है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये शिक्षा ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई है। अब इस शिक्षा के बारे में थोड़ा, इसके उद्देश्य क्या क्या थे और इसके बारे में डिटेल से जानने के पहले हम थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर ये आई तो आई क्यों, और यदि ये आई तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश में शासन किया था और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, सभी में परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी तो स्टार्टिंग में उसका उद्देश्य तो व्यापार करना था। भारत आके वो व्यापार करना चाहते थे, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ा और बहुत सारी चीजें हुई, अब इनका उद्देश्य व्यापार नहीं, यहाँ पर बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण जमाना था और उन्होंने पूरा यहाँ का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उसके अंतर्गत आने वाली जो शिक्षा थी उसको भी अपने हिसाब से ढालने का पूरा प्रयास किया। तो क्या कारण था कि ब्रिटिश शिक्षा यहाँ पर आई थी? तो इसका पहला कारण था कि वो भारत में रहकर ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू कर सके, जो कि आगे उनको ही फायदा देने वाली थी। और इसका क्या रीजन था? वे चाहते थे कि भारत के जितने भी सामान्य लोग हैं उनको हम आधुनिक शिक्षा दें, लेकिन ये शिक्षा यहाँ के लोगों को मिल नहीं पाई। ये क्योंकि जब हम देखते हैं, पूरा प्राचीन भारत पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भारतीयों का हर तरीके से शोषण किया गया था, उनको पूरा मोहरा बनाया गया था अपना काम निकलवाने के लिए। तो ओवरऑल उनका शिक्षा का विकास हो नहीं पाया था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हम वहाँ का यदि लिटरेसी रेट देखते हैं तो साक्षरता उस समय बहुत कम थी, यानी 8% महिलाओं की जो शिक्षा दर थी महिलाओं की, वो 8% थी और पुरुषों की बात करें तो 16% उनका लिटरेसी रेट था। ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि उनके शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे जिसके हिसाब से वो लोगों को शिक्षा देना चाहते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 उद्देश्य लिखे हुए हैं। तो ब्रिटिश शिक्षा यहाँ पे लाने का उनका पहला उद्देश्य था ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए एक ऐसा क्रमिक वर्ग तैयार करना जो कम वेतन पर कार्य कर सके। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर चाहते थे कि जो भी प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं, या मैं कोई भी आवश्यकता की बात कर लेते हैं कि जो भी ब्रिटिश लोगों की आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने के लिए उनको एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो देखने में तो भले भारतीय हो, मगर उनका जो रहने सहने का जो एक तौर तरीका होता है वो अंग्रेजों की तरह हो। इसलिए वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे। यहाँ पर क्रमिक वर्ग से तात्पर्य है एक ऐसा वर्ग
जो उनके लिए नौकरी कर सके, और नौकरी करे तो कम वेतन पर काम करे। और हमारे भारतीयों की एक खासियत रही है कि वो कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में छोटे छोटे कामों के लिए भी पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, और जो भारतीय थे वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसी बात का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने। दूसरा पॉइंट है, रंग रूप से भारतीय किंतु आचार विचार से अंग्रेज हो। मतलब उनको अब एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिसका जो रंग रूप है वो भारतीय तो होगा, मगर जब बात करें तो उनके आचार विचार की, जैसे हम बात करें कि उनकी जो बात होगी, जैसे वो बात करेगा तो वो इंग्लिश भाषा में बात करेगा, और यदि वो दैनिक जीवन में उसके जो भी चीजें यूज की है, जो भी वो यूज करता है, वो सारी ब्रिटेन की ही चीजों का वो यूज करेगा। मतलब जो ब्रिटेन के कारखाने से जो चीजें बन के आई हैं उन्हीं का वो यूज किया करेगा। ऐसा उनको एक वर्ग चाहिए था। और रही बात खाने पीने की भी, तो वो वेस्टर्न खाना खाता हो, वो वहाँ के कपड़े पहनने पे बिलीव करता हो, उनको एक ऐसा वर्ग चाहिए था। भले वो दिखने में भारतीय हो, मगर उसकी अंदर से जो भी अवधारणाएं हैं, उसका रहन सहन है, सोच आचार विचार है, सब कुछ अंग्रेज जैसे होने चाहिए। ऐसा उनको एक वर्ग चाहिए था। अगला है, जो ब्रिटिश शासन को सामाजिक आधार प्रदान कर सके। मतलब उनको एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन को एक मतलब अपन बोल सकते हैं, जैसे देखिए, जो ब्रिटेन के लोग थे वो बाहर से आए हुए थे, और जब बाहर से कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता है तो उसको एक सामाजिक आधार बनाने में समय लगता है। तो जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आए थे तो इंडियन उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया उन पे ट्रस्ट करें। तो वो एक ऐसा वर्ग तैयार करने को सोचते थे जो उनको अंग्रेजों के बारे में समझाएगा कि जो अंग्रेज जो भी कर रहे हैं वो सही के लिए कर रहे हैं, और उनमें सबकी भलाई है, और हमको उनकी बात माननी चाहिए। तो वो एक ऐसा वर्ग तैयार करने पर बिलीव करते थे। अगला पॉइंट है, शासन को मजबूती तथा ब्रिटिश वस्तुओं को का खरीददार वर्ग। मतलब उनको एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान कर सके, और इस प्रकार इंडिया में जो ब्रिटिश वस्तुएं होती हैं जो वहां से बन के आती है, उनका खरीददार वर्ग पैदा हो जाएगा जो उनकी वस्तुओं को खरीदा करेगा। तो ये तमाम चीजें थी जो उनके उद्देश्य में शामिल थी। शिक्षा के विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बदलाव करने की बहुत सारी कोशिश की थी। ये बात और है कि सभी बदलाव में उनके खुद के स्वार्थ छिपे होते थे, उन्हीं का खुद का हित होता था, फिर भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे। अब उस समय जैसे हम जानते हैं जो पढ़ाई थी वो मंदिरों में होती थी, मस्जिदों में होती थी, या मदरसों में हुआ करती थी। इसीलिए इस समय में ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे कॉलेजेस का निर्माण किया गया है, और बहुत सारे मदरसों का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर याद रखने की थोड़ी सी बात यह है कि जो भारत की परंपरागत भाषा थी, जैसे संस्कृत थी, उर्दू भाषा थी, उनको भी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक ऐसा वर्ग तैयार होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो जाए। तो कम से कम ये होगा कि यहाँ की जो न्यायपालिका है उस न्याय व्यवस्था में उनकी वो मदद कर सकेगा। जैसे वहां पर कोई भी मान लो जज बैठता है, तो वो एटलीस्ट समझ सकेगा कि हिंदू और मुस्लिम के क्या क्या टर्म होते हैं, उसको समझने में उसको आसानी होगी, और उनके क्या विचार है तो वो उसको इजीली समझ सकेगा। इसलिए इनकी जो संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा, इन तमाम भाषाओं की शिक्षा उनको दी जाती थी। अब आगे जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 1764 तक कोई शिक्षा नीति नहीं थी, फिर भी ईसाई मिशनरी जो व्यापारियों के साथ भारत आए थे ने भारतीय हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। देखिए हम जानते हैं कि
1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध ने ये बात तो बता ही दिया था कि अब अंग्रेज यहाँ पर शासन करेंगे और यहाँ पर शासन करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पर अंग्रेजों को पूरी तरह से अथॉरिटी मिल चुकी थी। आगे जैसे लिखा हुआ है कि ईसाई मिशनरी जो व्यापारियों के साथ भारत आए थे ने भारतीय हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी ईसाई जो मिशनरी थे वो उनका आने का यहाँ पर मेन मकसद था कि भारतीयों को अपने धर्म के बारे में बताना ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म से जुड़ सके। और इसी क्रम में बहुत सारे संस्थानों की स्थापना भी की गई है जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो जैसे पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में 1781 में की थी। यानी उस समय के जो गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो उनने भी कुछ बदलाव की कोशिश की और कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में की थी। सेम 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया जोनाथन डंकन के द्वारा। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया वेलेज अली के द्वारा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जॉन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है 1784 चार्ल्स विल्सन द्वारा श्री भगवत जो गीता है उसका संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद कराया गया। और 1789 में चार्ल्स विल्किंसन द्वारा कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। इसके अलावा जैसे जो राजा राम मोहन राय थे इनने भी भारत के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जैसे जो धार्मिक आंदोलन है या जो समाज सुधार आंदोलन है उसमें उनने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जैसे कलकत्ता हिंदू कॉलेज है इसकी भी स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद। देखिए इसकी शुरुआत होती है 1813 से। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि ये जो धनराशि है आप शिक्षा के विकास में खर्च करेंगे। यानी जो 1 लाख रुपए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे उसमें ये कहा गया था कि इसको हमको शिक्षा के लिए खर्च करना है। परंतु उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, मतलब इन पैसे का क्या करें। वे चाहकर भी विकास नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो बहुत कंफ्यूज्ड थे। उनको लगता था, वो सोच रहे थे कि यदि शिक्षा पर धनराशि खर्च करते हैं तो लोग शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो उनको टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा, टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा तो उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और तो उनके अंदर एक टाइप से बहुत ज्यादा द्वंद की स्थिति चल रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। इसलिए आगे चलकर आंग्ल प्राच्य भाषा पर एक विवाद हुआ और जिसको आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद कहते हैं। इन सब का मूल कारण ये 1 लाख रुपए ही थे। जब 1 लाख रुपए आ गए तब लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य थे। यह मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है कि 1813 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य थे। इन सदस्यों में भी 5-5 लोगों के 2 गुट बन गए और यहीं से सारा का सारा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गया। मतलब इन 10 सदस्यों में 2 गुट बने 5-5 लोगों के। एक कहलाया एक गुट जिसको हम आंग्ल शिक्षा समर्थक का गुट बोलते हैं और दूसरा गुट जो सामने आया उसको प्राच्य शिक्षा समर्थक का गुट बोलते हैं। आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद ये जो हुआ था इसमें जो 2 गुट बन गए थे। एक थे प्राच्य शिक्षा का जो नेतृत्व कर रहे थे
और जो दूसरे थे वो आंग्ल शिक्षा का नेतृत्व कर रहे थे। प्राच्य शिक्षा में H.T. प्रिंसिप और H. विल्सन इनका रोल था, और आंग्ल शिक्षा में ट्रेविलियन और मैकाले ये इसके समर्थक थे। आगे हम देखते हैं कि प्राच्य शिक्षा दल ने हिंदू मुस्लिम पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया, जबकि आंग्ल शिक्षा के समर्थक दल ने वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। इसका मतलब है जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे यानी ट्रेविलियन और मैकाले, ये अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। मतलब वे चाहते थे कि यहाँ जो भारतीय हैं उनको इंग्लिश शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा है इस टाइप की शिक्षाएं दी जाए, जबकि जो प्राच्य शिक्षा का नेतृत्व कर रहे थे वे चाहते थे कि भारतीयों को परंपरागत शिक्षा दी जाए, यानी जो परंपरागत रूप से शिक्षा भारत में चली आ रही है वो दी जाए और उसी का पुनरुद्धार किया जाए, मतलब उसी को अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग उसी भाषा को बोलते थे और समझते थे। आगे है 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने घोषणा की थी कि भविष्य में सरकारी अनुदान केवल आंग्ल भाषा और यूरोपीय साहित्य के लिए किया जाएगा। यहाँ पर जो मैकाले हैं वो टोटली इंग्लिश शिक्षा के समर्थक थे, और जो भारत में इंग्लिश लाने में या इंग्लिश शिक्षा में सबसे ज़्यादा किसी का इम्पोर्टेंट रोल था तो वो मैकाले का ही था। इन्हीं ने इसकी एक बुनियाद या नींव रखी थी। अब हम देखते हैं मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। अभी हमने मैकाले के बारे में जाना कि जो हमारे देश में जो इंग्लिश शिक्षा लाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसी का था तो वो मैकाले थे। देखिए मैकाले एक सबसे अपन बोल सकते हैं एक बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। इनका ही मैकाले का जो उद्देश्य था कि भारत में इंग्लिश शिक्षा का विकास हो, इसलिए मैकाले को इंग्लिश शिक्षा का जन्मदाता भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। देखिए मैकाले जो थे एक बार उनने एक कथन भी दिया था, एक बार ऐसा कहा था कि हमारे जो ब्रिटेन में लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जो एक अलमीरा होती है उस अलमीरा में रखी किताबें पूरे भारतीय साहित्य पर भारी पड़ सकती हैं। ये कथन था मैकाले का। तो चूंकि अब जो चार्ज है वो मैकाले को मिल चुका था, तो ये जो आंग्ल पाश्च जो विवाद था वो तब तक चलता रहा जब तक मैकाले को चार्ज नहीं सौंपा गया। फाइनली ऐसा हुआ कि मैकाले को चार्ज मिल गया। अब चूंकि मैकाले को चार्ज सौंप दिया गया, यानी अब उनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठा दी गई, यानी एक समिति बैठाई गई जिसके जो अध्यक्ष थे वो मैकाले थे। और इसमें ये कहा गया कि बताइए अब आगे क्या करना है, आगे का क्या प्लान है। अब चूंकि पूरी पावर मैकाले के हाथ में आ चुकी थी तो उनने 2 फरवरी को ये घोषणा कर दी कि भारत में अब कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा और वह अंग्रेजी भाषा के लिए ही मिलेगा। मतलब अब जो भी अनुदान दिया जाएगा वो इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाएगा, ना कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार द्वारा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत लाया गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है क्या। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि ये जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है वो किसके द्वारा लाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार का कहना था कि यदि हम समाज में उच्च वर्ग को शिक्षित करते हैं, यानी भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं यदि हम उनको शिक्षित करते हैं तो निचला वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। मतलब कहने का मतलब है जो निचला वर्ग है वो उच्च वर्ग को देख देख कर काम करेगा, उनको देखकर प्रेरित होगा और वो शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो शिक्षा है वो भले देर से ही सही मगर छन छन कर उनके पास पहुंचेगी, परंतु फाइनली उनका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। मतलब यहाँ पर भी एक और विवाद सामने आ गया, क्योंकि ये पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग थे तो अब वो खुद को ओवर स्मार्ट समझने लग गए
और उन्होंने निचले वर्ग के जो लोग हुआ करते थे उनका मतलब उनको अवॉइड करना चालू कर दिया, उनको धिक्कारना चालू कर दिया। इसे हम अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम शिक्षा के विकास की ओर, जो ब्रिटिश शिक्षा का विकास है उसके थोड़े और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीच बीच में बहुत सी चीजें चेंज करने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा की गई थी और बहुत से आयोग भी लाए गए थे ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो जिसमें से एक है वुड का घोषणा पत्र। इसमें भारतीय शिक्षा और जो कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी है, इसकी कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। और इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति भी हुई है। इसलिए कुछ विद्वानों ने उसे वुड का घोषणा पत्र, मतलब जो वुड का घोषणा पत्र है, इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या हम बोल सकते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा है। इसमें ये कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा है, मतलब जो कॉलेजों में दी जाती है उच्च शिक्षा, उसको इंग्लिश में दी जानी चाहिए, यानी उसका एजुकेशन इंग्लिश में होना चाहिए। और जो जन साधारण की शिक्षा है, जैसे जो पहली से 5वीं तक है प्राइमरी, और एक से मतलब या तो हम 8वीं तक बोल रहे हैं, माध्यमिक वाली जो होती है, जो जन साधारण की शिक्षा होती है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा होती है, वो उसका जो माध्यम होता है वो देशी भाषा में होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उच्च वर्ग ही इस शिक्षा का लाभ उठा पाया। मतलब ये भी जो आयोग में जो भी बातें रखी गई थी उसमें भी हमें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि केवल उच्च वर्ग ही एक ऐसा वर्ग था जो इस शिक्षा का लाभ ले पाया। क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ही थे जो उस समय उच्च शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उस समय के जो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, जैसे लिखा हुआ है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। मतलब उस समय के 3 प्रेसिडेंसी शहर हुआ करते थे। एक था कोलकाता, दूसरा था मुंबई और तीसरा था मद्रास। तो कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ये विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, और ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में कही गई। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। स्त्री शिक्षा, मतलब हम जानते हैं कि चूंकि इनकी कंडीशन गिरी हुई थी उस समय, और उस पर भी बल देने की बात कही गई कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सारी कहने की ही बातें रह गई। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है, मतलब चूंकि हमारा जो देश था वो बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहा था, और बहुत सारे निचले वर्ग ऐसे थे जिनके पास इवन खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे उनमें स्किल डेवलप हो, उनमें कौशलों का विकास हो, जिससे वे लोग भी अपना कामकाज कर सकें, या बोल सकते हैं अपना जीवन यापन कर सके। तो इस शिक्षा की भी बात इस पे कही गई। शिक्षा का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, किसी भी टाइप का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए शिक्षा समान होगी, ऐसा भी इस घोषणा पत्र में कहा गया था। ये तमाम बातें थी जो वुड के घोषणा पत्र में कही गई थी। अब है हंटर शिक्षा आयोग, जो कि 1882 से 83 तक था। देखिए, इसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी, तो इसका नाम पड़ गया हंटर शिक्षा आयोग। इस आयोग में मेनली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है या जो माध्यमिक शिक्षा होती है, दोनों अच्छी तरह से होना चाहिए। मतलब पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से हो। दूसरा, इसमें व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया है, यानी ये कहा गया है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें व्यापारिक या व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिससे उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाए, उनके अंदर बहुत सारे कौशलों का विकास हो,
जिससे वो आगे जाके आत्मनिर्भर बने और खुद का कोई व्यवसाय या अपना अच्छा एक बिजनेस सेटअप कर सके। अगला है स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है और उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देखिए, इसके पहले तक हमेशा ये होता था कि स्त्री शिक्षा के लिए बात तो बहुत सारी की जाती थी कि ये करना है, वो करना है, परंतु ऐसा होता नहीं था। केवल बातें कही जाती थी, उसको एक्शन में नहीं लिया जाता था। परंतु इस आयोग के बाद ये कहा गया कि शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाएगा और उसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जो कि हुआ भी। और आखिरी है, सरकार द्वारा कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता की बात कही गई। मतलब ब्रिटिश सरकार ने यह भी बोला कि जो भी कॉलेज रहेंगे, कॉलेज को हम वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जो कि इससे पहले तक प्रदान नहीं की जाती थी। अब हम आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की तरफ। देखिए, 20वीं सदी अब स्टार्ट हो चुकी थी। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी जोर शोर में थी। मतलब भारत का जो माहौल था एक टाइप से, वो पूरी तरह से गर्म हो चुका था और अंग्रेजों का शोषण बहुत ज्यादा हो चुका था कि जितने बच्चे थे यानी विद्यार्थी थे, वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रांतिकारी हो रहे थे, क्योंकि सब देख रहे थे कि कितना ज्यादा शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब एक चाल चली। तो उनने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वो लेकर आ गए। तो देखते हैं क्या था ये अधिनियम। कर्जन ने शिमला में सम्मेलन बुलाया और थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। रैली के सुझाव पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। मतलब इस समय कर्जन ने, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अध्यक्षता की और अध्यक्षता करते हुए इनने एक सम्मेलन बुलाया। ये सम्मेलन इन्होंने शिमला में बुलाया था और उन्होंने थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मतलब उन्होंने एक अन्य समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रैली। इससे थॉमस रैली ने ही सुझाव दिया था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। अगला है, विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर बल की बात कही गई। मतलब विश्वविद्यालय को ये कहा गया कि अध्ययन और शोध पर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। मतलब बाकी सारी चीजों को अलग करके साइड में रखते हुए हमको शोध और अध्ययन पर ज्यादा बल देना है। और विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। मतलब जो विश्वविद्यालय है उसका जो एक सीमा होती है, जिस क्षेत्र पर वो बना हुआ होता है, उसका पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, बात आती है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनको डर था कि कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां उस क्षेत्र में जारी ना होने लगे और विश्वविद्यालय में जो उप सदस्य हैं उनकी संख्या 50 से कम और 100 से ज्यादा ना हो, एक ऐसी कंडीशन रखी गई। मतलब और इनका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का रखा गया था, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि चूंकि ये सारी चीजें जो भी हो रही थी वो ब्रिटिशर्स के ही हित में हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम है। अब अगला आयोग हम देखते हैं, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 से 1919 तक था। देखिए, धीरे धीरे हम आजादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं यानी 1947 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या के लिए एम सैडलर के नेतृत्व में गठन। मतलब ये जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता सैडलर ने की थी, इसलिए इस आयोग को सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कहा गया है, जो कि 1917 में बनाया गया था।
इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि हम धीरे धीरे आजादी की ओर आते जा रहे हैं। यानी अब जो भी लोग थे वो चीजों को समझने लगे थे, सही गलत को वो समझने लगी थी कि कहाँ उनका शोषण किया जा रहा है, कहाँ उनके साथ गलत किया जा रहा है। यही एक रीजन था कि क्रांतिकारी गतिविधियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसमें दो भारतीय सदस्य थे, यानी ये जो कमेटी बनाई गई थी, समिति थी, इसमें दो सदस्य थे, दो भारतीय सदस्य थे। जैसे एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी, और अगले थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। देखिए, जो आशुतोष मुखर्जी हैं वो हिंदू थे, और जो जियाउद्दीन अहमद है वो मुस्लिम थे। अब अंग्रेज जो थे ना वो बहुत ज्यादा, एक टाइप से बोल सकते हैं, शातिर थे। वो चीजों को बैलेंस बना के चलना बहुत अच्छा जानते थे। मतलब वो कभी भी कोई भी, जैसे मान लो आयोग बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो उसमें हिंदू को भी रखेंगे, मुस्लिम को भी रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए वो दोनों को बैलेंस कर बना के चला करते थे। अब है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना आवश्यक है, और जैसे इन्हें कहा कि विश्वविद्यालय की इस शिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। मतलब वो खुद ही कंफ्यूज रहते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि आप देखे होंगे किसी आयोग में उच्च शिक्षा को सुधारने की बात कही गई है, किसी में माध्यमिक शिक्षा को सुधारने की बात कही है, किसी में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की बात कही है। वो खुद ही कंफ्यूज रहते थे। ठीक है। अब चूंकि इस आयोग में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता कहा गया है, तो चलिए मान लेते हैं ये भी सही है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी भी बालक का बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो आगे की शिक्षा कैसे भी कैसे ले पाएगा, यानी उच्च शिक्षा कैसे कर पाएगा यदि उसका बेस ही या स्ट्रांग नहीं है। फिर है इंटरमीडिएट के बाद स्नातक 3 वर्ष, जो भी, ये भी कहने की ही बात रह गई थी कि यानी आप जैसे ही आपका 12th होता है, फिर आप स्नातक, जो कि ग्रेजुएशन है, आज भी होते हैं 3 वर्ष के, जैसे बीए है, बीएससी है, हम देखते हैं 3 वर्ष के होते हैं। टेक्निकल लाइन को यदि अलग कर दिया जाए तो आज भी हमें स्नातक 3 वर्ष के देखने को मिलते हैं। इसकी भी बात इसमें कही गई। अगला है कोलकाता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाए, ऐसा इसमें कहा गया। ये क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की बात किस शिक्षा आयोग में कही गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कोलकाता विश्वविद्यालय को बंगाल के अधीन करने की भी बात इस आयोग में रखी गई थी। अब हम देखते हैं हर्टोग समिति 1929 के बारे में, जो कि अगली समिति थी या अगला आयोग था जो हमारी शिक्षा के विकास की ओर हमें ले जाता है। ये बहुत सीधे सरल शब्दों में लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया जाए, यानी ये जो समिति थी इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। मिडिल स्कूल के स्तर पर ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को रोक देना चाहिए, ताकि भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके। इसका मतलब हुआ जो मिडिल स्तर, या हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास जो होती है, उसमें ग्रामीण बच्चों में स्किल का विकास किया जाए, यानी पाठ्यक्रम रुके ना, मतलब उसके पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल का भी उनको एजुकेशन दिया जाए, जिससे उनको फ्यूचर में व्यावसायिक शिक्षा में मदद मिल सके। मतलब जिससे उनका फ्यूचर अच्छे से डेवलप हो सके, वो खुद का अपना कोई व्यवसाय कर सकें जो उनको रोजगार के लिए तैयार करती है, ऐसी शिक्षा उनको दी जा सके। अगला है विश्वविद्यालय को सुधारने के प्रयास किए जाएं और उच्च शिक्षा केवल योग्य छात्रों को ही मिले, यानी उच्च शिक्षा योग्य छात्रों को ही दी जाएगी, अर्थात जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा होगा उसे ही विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा इस हर्टोग समिति में कहा गया था। अब हम देखते हैं मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना 1937।
इस समय हमारा देश आजाद होने की कगार पर था। अंग्रेज भी पूरी तरह परेशान हो चुके थे और उस समय अंग्रेज चीजों को आसान से आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम सभी चीजों को ठीक कर दें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शासन कर पाए। तो इसीलिए इसको मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना कहा है। यह गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे गए लेख पर आधारित थी। मतलब गांधी जी का एक लेख था द हरिजन करके, उसी के आधार पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। फिर है आधार अधिकारी ने यहाँ पे आधारित कर लीजिएगा, आधार आधारित पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया जाए, यानी जिससे बच्चों का आधार हो, जिसको हम बुनियादी शिक्षा जिसको बोल सकते हैं, मतलब जिससे उनका बेस स्ट्रांग हो और जो उनको आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यानी अब ओवरऑल जब अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आया, कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली, तो फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंच गए कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा ही होना चाहिए। 7 से 14 वर्ष अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की बात इसमें कही गई, यानी 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं इनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और अगला था कक्षा 2 से 7 तक हिंदी भाषा और कक्षा 8 से अंग्रेजी भाषा में अध्ययन इनको कराया जाए। मतलब तो दूसरी से 7वीं तक हिंदी माध्यम में और बाकी 8वीं से अंग्रेजी भाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसी इस आयोग में या योजना में बात रखी गई। अब हम देखते हैं शिक्षा की सर्जेंट योजना जो कि 1944 में आई थी। अब इस योजना में कौन कौन से अहम मुद्दे थे, चलिए हम देखते हैं। पहला है 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। मतलब 6 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, यानी जो लड़के लड़की हैं, उनके लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात इस योजना में रखी गई। दूसरा है तकनीकी एवं वाणिज्यिक शिक्षा पर बल। देखिए, इससे पहले जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को तकनीकी शिक्षा देने में घबराते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम इनको टेक्निकल नॉलेज देंगे या तकनीकी शिक्षा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनमें स्किल्ड डेवलप हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो वो इतना सारा जो भी वहां से ब्रिटेन से सामान आया करता था उनको कौन खरीदता, वो तो सब भारतीय अपना खुद बनाने लगते और उनसे ज्यादा ही कहीं टैलेंटेड रहते। तो वो जानते थे यदि ऐसा हो जाता तो उनको यहाँ से भगा दिया जाता। परंतु अब चूंकि हम आजादी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं तो वो चलो उस चीज के लिए भी तैयार हो गए कि भारतीयों को तकनीकी वाणिज्य शिक्षा दी जाएगी। अगला था उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर व्यावसायिक आधारित शिक्षा, यानी जो उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम है उसको समाप्त करके उसकी जगह व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात इसमें कही गई, ताकि उनमें भी कार्य क्षमता का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में विकास हो सके। और अगला है 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था की बात इस पे कही गई। तो ये थी शिक्षा की सर्जेंट योजना के अहम बिंदु। अब हम देखते हैं कि इस संपूर्ण जो भी शिक्षा का विकास हुआ है ब्रिटिश काल के दौरान, उसका भारत पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव था। तो इसमें हम सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखेंगे। पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो इसका पहला अहम मुद्दा था शिक्षित मध्य वर्ग। कहने का मतलब है कि इसके दौरान शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ, यानी शिक्षा नीतियां आई, लोग शिक्षित होते गए, तो उनको अंग्रेजों की नीतियों को भी समझने का अवसर मिला और अंग्रेजों के शोषण को लोगों के सामने
आने में जिसने मदद की, यानी उनके शोषण जो भी किए गए उसको इसके द्वारा उजागर किया गया, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला पॉइंट है साहित्य। देखिए साहित्य का शुरुआत से ही देखा जाए तो बहुत अहम भूमिका रही है। जैसे आप प्राचीन जब अपन इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो जैसे पोप या पादरी हुआ करते थे, वो खुद को भगवान बताया करते थे। उस समय एकमात्र लिटरेचर ही था, साहित्य था, जो लोगों में चेतना जगाने में मदद किया था। लिटरेचर के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से ही लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान कराया जाता था कि जो समाज में चीजें हो रही हैं या जो हुई हैं तो क्या सही रहा है, क्या गलत रहा है, इंसान साहित्य पढ़ के ये समझ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य द्वारा लोगों में चेतना का विकास हुआ, तो वो बहुत सारी चीजों को, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, उसको वो समझे और वो जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए लोगों ने साहित्य को पढ़ा और उससे आधुनिक विचारों को विकसित होने में मदद मिली। अब अगला है कुरीतियां। देखिए समाज में उस समय बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, और बहुत सारी ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी। ये सारी चीजें शिक्षा के माध्यम से ही दूर हो सकी। इस तरह ये सारे इसके सकारात्मक पहलू हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं हम नकारात्मक प्रभाव के। तो इससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे पहला है उपेक्षा की गई। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी इसमें भारतीयों की उपेक्षा की गई है। मतलब 92% जो लोग थे वो अशिक्षित थे। यदि हम 1932 तक की बात करें तो इसमें 92% लोग अशिक्षित थे और मात्र 8% लोग ही पढ़े लिखे थे। यानी लोगों को यूज किया गया था सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए। अगला है शिक्षा प्रणाली महंगी। मतलब उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी महंगी थी। जैसा कि हमने देखा था कि जो उच्च शिक्षा है वो उच्च वर्गों के लिए ही होती थी, ना कि निम्न वर्ग के लिए। तो कहने का मतलब है उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ पाए थे, ना कि निम्न वर्ग के लोग पढ़ पाए। मतलब समाज का जो एक ही वर्ग पढ़ पाया था, जिससे बोल सकते हैं उच्च वर्ग और एक जो जनसाधारण वर्ग होता है उसके बीच में दूरियां आई। अगला है इसका बिंदु कि महिला शिक्षा व्यवहारिक स्तर पर। कहने का मतलब है महिला शिक्षा की बात तो सबने की है कि महिला शिक्षा दी जाएगी, महिला शिक्षा पर बल दिया जाएगा या महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, परंतु उसे कभी व्यवहारिक रूप में नहीं दिया गया। वो चीज हमें रियल में नहीं देखने को मिली। वो हम केवल वो एक योजनाओं के अंदर ही रह गई, हमें उसका कभी व्यवहारिक या साक्षात्कार वाला रूप नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों ये जितना भी मैंने बताया था ये थी संपूर्ण जानकारी भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विकास के बारे में। और इतनी देर मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।